नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले में भीषण हादसा हुआ। लॉरी और मिनी वैन के बीच टक्कर हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है। वैन में सवार 9 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। सभी मृतक कोंडागांव जिले के बमहनी गांव के निवासी हैं। लौटते समय यह हादसा हुआ, भीषण हादसा हुआ। धनोरा थाने में आरक्षक ने आत्महत्या की थी। आरक्षक साजन सिंह ठाकुर की अस्थि विसर्जन करने गए थे परिवार के लोग। लौटते समय भीषण हादसा हो गया। पेशे से बिजली मिस्त्री का कार्य करने वाले मनीराम ठाकुर का परिवार, पत्नी, 2 बेटियां और नाती सहित अन्य कुल 10 लोग स्वर्गीय साजन ठाकुर की अस्थि विसर्जन के लिए गए हुए थे, जो हादसे का शिकार हुए। परिवार में एकमात्र उसकी बहू श्वेता ठाकुर को घर पर छोड़कर गए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, दर्दनाक हादसा हुआ है, 9 लोगों की मौत, क्या जानकारी? देखिए, ये बता दूं कि ये 13 नवंबर को एक जवान धनोरा थाने में साजन ठाकुर ने आत्महत्या की थी। ये उसकी अस्थि विसर्जन के लिए पूरा परिवार वहां के भद्राचलम की ओर गया हुआ था, जहां वापसी में दुर्घटना हुई है। और दोपहर में 6 लोगों की मौत की खबर थी, पर अब मृतकों की संख्या बढ़ गई है। और परिजन अभी सिटी कोतवाली थाने में आए थे, जहां से पुलिस की मदद से उन्हें वहां घटनास्थल की ओर रवाना किया गया है, ताकि वहां पर जो मृतकों की जो बॉडी है उनको दिया जाए। और अभी कल सुबेरे जगदलपुर उनके मृतकों को लाया जाएगा। वहां पे पोस्टमार्टम के बाद फिर अंतिम संस्कार के लिए गांव लाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है और 9 लोगों की मौत एक ही परिवार से हुई है, तो गाँव में पूरा मातम पसरा हुआ है। और घर में सिर्फ एकमात्र बहू बची हुई है, जो जिसको ढांढस बनाने के लिए पूरा गांव उमड़ा हुआ है। माहौल काफी गंभीर है। जी, वाकई बहुत ही दर्दनाक हादसा है। दुख भरी खबर यह है, पहले 6 लोगों की मौत होती है, फिर कुछ घायल हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। अभी पता तो चल चुका है कि आखिर कौन लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कब तक उनके शव घर तक पहुंचेंगे और अंतिम संस्कार कब होगा, इस बारे में जानकारी और कोई सहायता के लिए पहुंचा हो? जी हाँ, जिस तरीके से अभी सिटी कोतवाली थाने से जो टीआई ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार वहां से कोंडागांव पुलिस का एक स्टाफ परिजनों के साथ में, जो गांव के उनके और बाकी परिजन थे, रिश्तेदार थे, उनके साथ में घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। और कल जिस तरीके से अभी सुकमा आंध्र प्रदेश से भी जो जानकारी आई है कि डेड बॉडी को अभी रिकवर किया जा रहा है, जो अस्पताल में से पीएम के बाद वहां पर दिया जा रहा है, तो उन सबको डेड बॉडी को रातों रात जगदलपुर लाया जाएगा। और उसमें क्योंकि कुछ मृतक जो थे वो मतलब परिवार के तो होते, लेकिन जगदलपुर के पंडरी पानी के रहने वाले थे, जो है अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे, तो वो पंडरी पानी लाया जाएगा। वहां से फिर बमनी गांव यहाँ पर लाया जाएगा। तो ये कल हो सकता है कि जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही है कि 9-10 बज सकता है, जो मृतकों के शव को यहाँ पर गांव तक लाया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया विवेक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार सुबह 6:40 बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे बुरहानपुर के बोदरली और यात्रा का एमपी में भव्य स्वागत किया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को यात्रा का फ्लैग मार्च सौंपेंगे। राहुल गांधी का संबोधन भी होगा और इसके बाद प्रदेश में यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। कल शाम प्रियंका गांधी भी यात्रा के साथ जुड़ जाएंगी। इंदौर से बाय रोड यात्रा तक पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर कल पहुंचेगी। बोदरली से बुरहानपुर में राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा की एंट्री होने वाली है और तमाम सारी जो तैयारियां हैं उनका निरीक्षण करने, उनका जायजा लेने यहाँ पर इस वक्त पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और राहुल गांधी की जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा है वो उसको लेकर खासतौर पर तैयारियां की गई और दिग्विजय सिंह जी पूरी यात्रा में वहां पर राहुल गांधी के साथ में चलते हुए नजर आए। इस पूरी यात्रा के राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं और आज
जब मध्य प्रदेश में पहुंच रही है, जो दिग्विजय सिंह का भी होम स्टेट है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सर, अब आपके होम स्टेट में यात्रा है, यहाँ पर क्या कुछ खास देखने के लिए मिलेगा? देखिए ना, मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक इस पूरी यात्रा में शामिल रहेगा। निश्चित। तो दिग्विजय सिंह यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम सारी जो तैयारियां हैं, व्यवस्था है, उनका निरीक्षण यहाँ पे कर रहे हैं। कांग्रेस के अन्य जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और यही वो जगह है जहां से राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा है वो दाखिल होने वाली है मध्य प्रदेश में। और सर, क्या कुछ खास तैयारियां हैं यात्रा को लेकर? कल सुबह यहाँ पे राहुल जी आएंगे और वो जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं वो कमलनाथ जी को झंडा सौंपेंगे जी। वो उनका स्वागत करेंगे कमलनाथ जी, और महाराष्ट्र के जो टीम है वो भी अपना कुछ धन्यवाद देगी जी। और फिर राहुल जी का एक 2 मिनट का उद्बोधन हो गया। सर, करीब 15 दिन मध्य प्रदेश में यात्रा रहने वाली है। कितना आप समझते हैं कि कांग्रेस को संगठन में मजबूती मिलेगी इसे? आप देखोगे लाखों लोग चलेंगे इसमें, तो इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे। सर, प्रियंका जी पहली बार इस यात्रा में नजर आएंगे, वो भी मध्य प्रदेश में। वो कल नाइट को वो इंदौर से आएंगे। तो देखिए, प्रियंका गांधी कल रात को पहुंचेंगी और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसी बात का दावा कर रहे हैं कि ये यात्रा मध्य प्रदेश में बेहद ही खास रहने वाली है, क्योंकि प्रियंका गांधी खुद यहां पर इस यात्रा में पहली बार शामिल हो रही हैं, पहली बार नजर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। कटनी से बड़ी खबर की बात करेंगे। तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला है। बाइक सवारों को कुचला 3 की मौत हुई है। रीठी थाना क्षेत्र के देवरी फाटक की घटना है। घटना अंजाम देने वाली गाड़ी अज्ञात बताई जा रही है और मौके पर फिलहाल टीम पहुंची हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रभाकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला है, क्या जानकारी इस वक्त? देखिए दीदी, इस पूरे मामले की बात की जाए तो यह पूरा घटनाक्रम कटनी के रीठी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले देवरी फाटक के पास का है। जब एक बाइक में सवार 3 युवक पटोहा की ओर जा रहे थे, तभी देवरी फाटक के पास किसी अज्ञात 4 व्हीलर वाहन ने इन्हें जोरदार ठोकर मार दी, जिसके चलते तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। जब पुलिस अधिकारियों से हमने इस पूरे मामले के बारे में बात की गई है तो उनका कहना था कि फिलहाल ये सभी युवक रीठी इलाके के पटोहा के ही रहने वाले हैं और कुछ ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ही उसी इलाके पर गए हुए थे। जब वह रीठी की ओर आ रहे थे तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें सीधी ठोकर मार दी, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और आपको बता दें, इस हादसे में उनकी बाइक भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। साथ ही शव को फिलहाल अभी रीठी स्वास्थ्य केंद्र पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उस अज्ञात वाहन की रीठी पुलिस जांच कर रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सरकार के खिलाफ बीजेपी अब बड़ा आंदोलन करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आंदोलन करेंगे। पंचायत में प्रदेश स्तर तक आंदोलन होगा। दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगा आंदोलन। प्रभारी ओम माथुर के निर्देश पर तैयार हुई आंदोलन की रूपरेखा। तो सरकार के खिलाफ बीजेपी अब आंदोलन करने जा रही है। आग्रह करूंगा जो आए और माननीय डॉक्टर रघुवंश जी का स्वागत करें और उनके स्वागत के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजनांदगांव विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से भेंट मुलाकात की। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुर्गी में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों और आमजनों की समस्याओं से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने 100 ट्रैक्टर पैरादान करने के लिए सुर्गी के किसानों का आभार व्यक्त किया और उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं की। सुर्गी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा, सुर्गी हाई स्कूल में मैदान का विकास और लाइटिंग की सुविधा देने की बात कही। हरदी सुर्गी सड़क बनाने की मंजूरी, सोमनी नवागांव सड़क का जीर्णोद्धार और सूखा नाला बैराज से आली खूंटा तक सिंचाई सुविधा। नाली निर्माण के अलावा तोरणकट्टा के आश्रित गांव मनकी में धान खरीदी केंद्र खोलने की घोषणा। भरे गांव के बूढ़ादेव तालाब में सौंदर्यीकरण और पचरी निर्माण और ग्राम सिंगोला में मानेश्वरी मंदिर जीर्णोद्धार और तालाब सौंदर्यीकरण की घोषणा की है।
उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि 15 साल यहां के विधायक रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन आज भी यहां की सड़कें खराब हैं। रमन सिंह अपने क्षेत्र में भी सड़क नहीं बनवा पाए। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने सुकुलदेहान में भी लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है वो ठीक नहीं है। वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर लगे आरोपों को लेकर सीएम ने कहा कि गंभीर आरोपों को लेकर भी जिस तरह से बीजेपी विवादित बयान दे रही है वो हास्यास्पद है। वहीं रमन सिंह मुसवा और भगवा वाले बयान पर भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में जनता ने साफ कर दिया कि कौन भगवा और कौन मुसवा है। आप ब्रह्मानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये आरोपी है, बच्चे के रेप के आरोपी हैं, नाबालिग के। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये षड्यंत्र है कांग्रेस का। अभी अब मीडिया के माध्यम से पता चला कि जो पीड़िता है उसका नाम उजागर कर दिए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये दोनों बात विरोधाभास नहीं है, दोनों बात पूरा विरोधाभास है। एक तरफ कहते हैं वो षड्यंत्र है, दूसरे बोलते हैं कि पीड़िता का नाम आपने उजागर कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मानंद नेताम वो नाबालिग के बलात्कार के आरोपी हैं। तो अब एक तरफ तो रमन सिंह जी मुझे मुसवा कहते हैं, कभी बिलई कहते हैं, कभी कुकुर कहते हैं, है ना, और दूसरे तरफ बलात्कारियों के साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो उनको अजय ब्रिजमोहन जी और बाकी भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि अरेस्ट करें, चैलेंज किया है। हाँ भाई, कानून अपना कानूनी कार्रवाई अपने ढंग से चलेगी, उसके कहने से थोड़ी है कि किसी फांसी में टांग, यही फांसीबाज है इनका। मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर हमला दर्ज है और ये मामला दर्ज है। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में इसको छिपाया। बलात्कार के आरोपी को टिकट देना भाजपा के लिए शर्म की बात है। इसी के साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ओम माथुर के छत्तीसगढ़ में आने से कोई चमत्कार नहीं होगा। हमारी मांग यही है, आपके खिलाफ बलात्कार के आरोप लगे हैं, पास्को एक्ट के धाराएं आपके खिलाफ लगी हुई है, तो आपके शपथ पत्र में चुनाव में जो होता है उसमें इसकी जानकारी दिया जाना चाहिए था। और नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप दोषी हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के, उनके पास कोई अच्छे कैंडिडेट है नहीं कि अब इस तरह के बलात्कार के मामले में जो लोग शामिल हैं ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये शर्म की बात है भाजपा के लिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने चुनाव आयोग के लिखित में दिया है कि जो जानकारी उन्होंने छुपाई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उधर ब्रह्मानंद नेताम को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। झारखंड पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ से पुलिस से संपर्क किए जाने पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार में दम है तो ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करें। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम उनको चुनाव जिताकर दिखाएंगे। झारखंड पुलिस सबसे पहले मोहन मरकाम को गिरफ्तार करे। कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक जोड़ा ब्रह्मानंद नेताम का नाम। मतलब है कि जिसमें ब्रह्मानंद जी का नाम इन्होंने उजागर किया है वो डायरी का हिस्सा है ही नहीं। जब वो डायरी का हिस्सा ही नहीं है तो कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक और ये नाम जोड़ा है, और इसलिए कहीं कोई पुलिस ब्रह्मानंद नेताम, जब वो डायरी का हिस्सा ही नहीं है, उनको कभी सम्मन्स नहीं मिला। ये सरकार 4 साल से, जरा बताएं ना कि कांकेर के एसपी को कभी संपर्क किया क्या झारखंड की पुलिस ने? कभी चारामा थाना को संपर्क किया क्या? कभी उनको सम्मन्स दिया क्या? कभी उनका बयान लिया क्या?
रायपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दिन भर कई बैठकें ली। दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, विधायक सांसदों की बैठक और संभाग प्रभारी और महामंत्रियों की बैठक ली। इसी के साथ ही जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि सभी बैठकों में बीजेपी संगठन को निचले स्तर पर एक्टिव करने पर चर्चा हुई है और सरकार के खिलाफ आंदोलन तय करने की रूपरेखा भी तय की गई। बीजेपी सरकार की कमियों को जनता के बीच ले जाएगी। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाने और काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बाहर से एकदम चकाचक दिखता धमतरी जिले का कलेक्ट्रेट भवन, वो इमारत जहां जिले के दंडाधिकारी खुद बैठते हैं। ऐसे में उम्मीद तो यही की जाती है कि जहां खुद कलेक्टर बैठते हो वहां तो इंतजाम चुस्त दुरुस्त रहता होगा, साफ सफाई भी अच्छी होगी। लेकिन न्यूज 18 की टीम ने जब भवन का जायजा लिया तो पाया कि दिया तले अंधेरा ही होता है। ऊपर ऊपर बेल बूटा और भीतर से है पेंदा फूटा। जी हां, यही कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है धमतरी जिले के शक्ति स्थल के रूप में स्थापित कलेक्ट्रेट भवन के। आइए दिखाते हैं जिस भवन में जिले के मुखिया खुद बैठते हैं वहां पानी की सप्लाई के हालात क्या हैं। तो वाकई इसे चमत्कार ही माना जा सकता है कि बदबू मारते, सड़ांध भरते इस पानी के इस्तेमाल के बावजूद यहाँ का सरकारी स्टाफ अब तक सुरक्षित है, लेकिन कब तक कहा नहीं जा सकता। यही पूरे दफ्तर के टॉयलेट और बाथरूम में जाता है। यही पानी जो है पूरे कलेक्ट्रेट में रोज़ाना इस्तेमाल के लिए उपयोग किया जाता है। पानी की जो हालत है यहाँ पर बदबू भी आ रही है, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जा सकता। जिस दफ्तर से स्वच्छता का संदेश पूरे ज़िले में जाता है, पूरी योजना स्वच्छता अभियान चलाई जाती है, लेकिन चिराग तले अंधेरा और कलेक्ट्रेट की छत में स्वच्छता की पोल खोलती ये टंकियां और उसका गंदा पानी। ज़रूरत है कि ज़िले में स्वच्छता का अभियान तो चले, लेकिन शुरुआत अपने घर से, अपने ऑफिस से की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि इसके अलावा न्यूज 18 की टीम ने जब इमारत की छत पर गौर से जायजा लिया तो पाया कि शाम ढलते ही प्रशासनिक भवन की यह छत नशाखोरों का अड्डा बन जाती है, तमाम सुरक्षा होने के बावजूद। छत के नीचे सरकारी योजनाओं पर काम होता है और छत के ऊपर ये सब कुछ होता है जो हमें दिखाई दे रहा है। भी ये साफ है कि कलेक्ट्रेट की छत पर ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। वहीं इस मामले में अब जिले के प्रशासनिक मुखिया यानी कि कलेक्टर का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। अपने ध्यान में लाए, मैं चेक कराऊंगा, उसके बाद इसमें जो भी होगा सारी व्यवस्था की जाएगी और ऊपर भी जांच कराएंगे, देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो उसमें समुचित व्यवस्था करेंगे। ऊपर जबकि यहाँ पर पूरी हमारे पुलिस की एक टीम रहती है और होमगार्ड की टीम रहती है, और ऐसा कुछ है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी सर, किनकी जिम्मेदारी है सफाई की व्यवस्था बनाए रखना और कम से कम पीने का जो पानी है वो शुद्ध लोगों को मिले? अधिकारी भी पी रहे हैं और लोग भी पी रहे हैं। नहीं, ठीक है ना, ये जिम्मेदारी तो हमारी है, कलेक्ट्रेट की है। उसमें सही साफ पानी और साफ शौचालय वगैरह सारी व्यवस्था कर्मचारी की होनी चाहिए, वो होगी, हम दिखाएंगे। तो देखा आपने, जिस भवन से जिले का पूरा प्रशासन चलता हो, जिस भवन से सफाई को लेकर तमाम संदेश और आदेश जारी किए जाते हों, उसी भवन के भीतर के हालात कितने भयावह हैं। अब देखना है कि इस गंभीर मामले पर कलेक्टर क्या कार्रवाई करेंगे। अभिषेक पांडे, न्यूज 18 धमतरी। बात कोंडा गांव की, जहां के गुंडाधुर कॉलेज के छात्र बेहद परेशान हैं, लेकिन इनकी परेशानी को दूर करने वाला कोई नहीं है। अब परेशान होकर इन छात्रों को कलेक्टर से गुहार लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कलेक्ट्रेट में जमा ये भीड़ है गुंडाधुर कॉलेज के छात्र छात्राओं की, जिनकी एक ही मांग है और वो है प्राध्यापकों की नियुक्ति। दरअसल कॉलेज खुले 3 महीने बीतने के बाद भी यहाँ पढ़ाई कराने के लिए प्राध्यापक नियुक्त नहीं किए गए हैं
और महज एक पीरियड की पढ़ाई ही हो पा रही है, जिससे छात्र परेशान है। इतना ही नहीं, उनका ये तक कहना है कि वो अपनी शिकायत आखिर किसके पास लेकर जाएं, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल खुद ही कॉलेज में मौजूद नहीं रहते। हम लोग यहाँ पे टीचर्स की मांग के लिए हम लोग यहाँ पे कलेक्टर भवन में आए हुए हैं और हम कलेक्टर सर से मिलना चाहते हैं। हर डिपार्टमेंट से सर आवेदन उनके पास गया हुआ है कि सर टीचर्स की मांग है, कृपया नियुक्त कीजिए करके। उन्होंने इस बात का कोई एक्शन नहीं लिया सर, और साइन भी नहीं किया। और वो तो कॉलेज नहीं रहते सर, कॉलेज उपलब्ध नहीं रहते। जिस दिन कलेक्टर सर का प्रोग्राम होता है, कुछ बड़ी प्रोग्राम होती है, उस दिन आ जाते हैं। हम लोग टीचर्स की मांग लेके आए हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है। हम लोग को सिर्फ एक ही पीरियड हो रहा है और बाकी खाली जा रहा है सर। प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा है हम लोग का, तो यही समस्या लेकर हम लोग आए हैं। इधर जब कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर चेतन पटेल को यह खबर मिली कि छात्र शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं, तो वो भी दौड़े दौड़े कलेक्ट्रेट पहुंच गए छात्रों को मनाने के लिए। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि छात्र अपने ही प्रिंसिपल की एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं जब प्रिंसिपल से न्यूज़ 18 ने सवाल किया कि छात्र आपकी अनुपस्थिति को लेकर गुस्से में हैं, तो उनकी एक अलग ही दलील इसके जवाब में सामने आई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं महाविद्यालय में छात्रों के बीच रहता हूँ, क्लास में भी रहता हूँ, और बीच में जो प्रशासन के निर्देश होते हैं उसके तहत अन्य महाविद्यालयों में मुझे आपात स्थिति में जाना होता है। मार्ग में रहने के कारण, जैसा कि मैं कल जगदलपुर गया था, पकड़ नहीं रहा था, उसके बाद मैं जगदलपुर पहुंचा और उसके बाद अधिकारी से चर्चा करके मैं लौटा और महाविद्यालय में था। करीब करीब प्रत्येक जो पाठ्योत्तर गतिविधि हो रही है, खेलकूद हो, एनसीसी हो, एनएसएस हो, सब में मेरे साथ इनके संयोजक प्राध्यापक रहते हैं और उनके साथ प्रत्येक क्लास में और मैदान में भी मैं रहता हूँ। कई बार बसों में आना जाना होता है, उस बीच में अगर कनेक्टिविटी नहीं रहती है तो उसके कारण व्यवधान होता है और कई बार हुआ है। तो प्रिंसिपल कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ आना जाना उनका लगा रहता है, जिसके चलते संभवतः उनसे छात्र संपर्क नहीं कर पाते होंगे। लेकिन इस सब के उलट जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। शासन ने जन भागीदारी की व्यवस्था की है। वो व्यवस्था इसलिए की है कि जब तक शासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हो जाती और बच्चों को किसी संकाय के लिए टीचर्स की व्यवस्था नहीं होती, तब हम जन भागीदारी के माध्यम से उन टीचर्स की व्यवस्था करते हैं, उस संकाय के टीचर की व्यवस्था करते हैं। और ये जन भागीदारी का जो हम उनको पेमेंट करते हैं, वो ये बच्चों के पैसे से ही पेमेंट करते हैं। ये बच्चों का अधिकार है, इन्हीं के पैसे से उनका पेमेंट होता है। ये इनके पैसे से इनको ही टीचर रखने के लिए ये मना कर रहे हैं, ये दुनिया के नियम का हवाला देते हैं। कुल मिलाकर प्रिंसिपल पर छात्र और जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष तक निष्क्रिय रहने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं प्रिंसिपल कह रहे हैं कि वो हमेशा मौजूद होते हैं। लेकिन इस सब के बीच सवाल है इन छात्रों की शिक्षा और उनके भविष्य का, जो फिलहाल की स्थिति को देखते हुए ठीक नहीं कहा जा सकता। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही।